मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में जनहित में क्या क्या खास है। दिल्ली में चुनाव से पहले सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री आतिशी जिस कालकाजी सीट से मैदान में है, उस इलाके में कल रात सड़कों पर जमकर बवाल हुआ। आतिशी ने बीजेपी उम्मीदवार के साथ ही चुनाव आयोग और पुलिस को घेरा है। आधी रात का पूरा सियासी ड्रामा आपको दिखाने वाले हैं जनहित में। कल दिल्ली में सभी 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। चुनाव आयोग ने क्या की है स्पेशल तैयारी और वोट देने के बाद ब्यूटी पार्लर में आपको क्या मिलने वाला है, ये भी बताने वाले हैं। संसद में आज पीएम मोदी ने 95 मिनट का भाषण दिया। मौका राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का था, लेकिन पीएम ने संसद से बयानों के ऐसे तीर चलाए जिसका सीधा संदेश मानो दिल्ली वालों के लिए था। मोदी वचन से होगा क्या दिल्ली में परिवर्तन, ये जानेंगे। कल पीएम मोदी प्रयागराज जाने वाले हैं, महाकुंभ में स्नान करेंगे, लेकिन पीएम के महाकुंभ स्नान को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि वोटिंग के दिन ही मोदी कुंभ क्यों जा रहे हैं। उधर महाकुंभ में मौत के नंबर को लेकर सियासी महाभारत जारी है। संसद में आज अखिलेश यादव ने सवाल उठाए तो योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रयागराज से किया गया है पलटवार। पूरी खबर क्या है विस्तार से आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित की। और आज करीब 95 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भाषण दिया। मौका राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का था, लेकिन मोदी ने इस मौके पर बयानों की जो बाउंसर फेंके उसकी गूंज दिल्ली की सियासी गलियों में सुनी जा सकती है। कल दिल्ली में वोटिंग होनी है, उसके ठीक पहले मोदी के इन बयानों के मायने तलाशे जा रहे हैं। जनहित में शुरुआत मोदी के उसी बाउंसर से जो दिल्ली की सियासी फिजा बदलने वाला मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। मौका लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का था। वक्त दिल्ली चुनाव की पूर्व संध्या का, लिहाजा पीएम मोदी ने जोरदार पारी खेली। संकेतों में समझे तो बयानों के केंद्र में दिल्ली चुनाव को ही रखा। ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी को मोदी ने आपदा कहकर पिछले महीने संबोधित किया था। संसद में विपक्ष पर बरसना था तो आपदा वाला तंज कसा, टारगेट पर युवा वोटर को रखा। ये लगे हाथों मोदी ने दिल्ली के वोटरों को याद दिलाया कि महाराष्ट्र, हरियाणा में कैसे बीजेपी जीती। बच्चे हैं, हम कैसे काम करते हैं ये हरियाणा में अभी देश ने देखा है। बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने का वादा किया था। सरकार बनते ही नौकरी मिल गई नौजवानों को। सरकारी खजाने में बचत। मोदी अपने भाषण में ये बताना नहीं भूले कि वो न सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, बल्कि संविधान को जीते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। 2014 में जब हम आए तब मान्य विपक्ष नहीं था। हमने तय किया कि भले मान्य विपक्ष नहीं होगा, रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन नहीं होगा, लेकिन जो सबसे बड़े दल का सब नेता है उसको मीटिंगों में बुलाएंगे। मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला बोला, अर्बन नक्सल की भाषा बोलने का आरोप लगाया। कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले
न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। मोदी ने अपने इस भाषण में सबका साथ सबका विकास वाले सियासी मंत्र का विस्तार से उल्लेख किया। अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए भाषण में ओबीसी आयोग का जिक्र किया, आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय का जिक्र किया, एससी छात्रों के लिए बड़ी सीटों का जिक्र किया, 3 तलाक का जिक्र करके मुस्लिम महिलाओं की दुखती रग पर हाथ रखा। तुष्टीकरण का जवाब संतुष्टीकरण से देने की बात कही। तुष्टीकरण से मुक्ति पानी होगी, हमने रास्ता चुना है संतुष्टीकरण, तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण। कल शाम को दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म हुआ। प्रचार खत्म होने के बाद नियम है कि कोई भी वोटर, सपोर्टर या नेता दूसरे विधानसभा क्षेत्र में वोटों से संपर्क नहीं करेगा, उन्हें प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कल रात सीएम के क्षेत्र में बीजेपी के समर्थक वोटरों को प्रभावित करने के लिए पहुंच गए थे। आपके आरोप पर कैसे मचा दिन भर सियासी हल्ला, अब इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तस्वीर नंबर 1, लोगों ने गाड़ी को रोका। ये आम आदमी पार्टी के सारे गुंडे हमारी गाड़ी रोक लिए है जबरदस्ती। तस्वीर नंबर 2, लोगों ने गाड़ी को घेरा। अरे गाड़ी को चेक कर लो, उनकी गाड़ी में क्या है? गाड़ी चेक करो। अरे गाड़ी में चेक तो करो क्या है गाड़ी में। डिक्की खुलवाओ डिक्की। तस्वीर नंबर 3, युवकों को ले जाती पुलिस। तस्वीर नंबर 4, मोबाइल में कैद थप्पड़बाजी। 1, 2, 3, 4 ये 4 तस्वीरें दिल्ली के उसी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र की हैं, जिसको लेकर सोमवार की रात से ही सियासी बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी पुलिस और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है। एक एक करके इन तमाम वीडियो का विश्लेषण करेंगे। पहले ये जानिए कि शुरुआत कहां से हुई। हुआ यूं कि सोमवार की रात सीएम आतिशी, जो कालकाजी से आपकी उम्मीदवार हैं, उन्होंने प्रशासन से शिकायत की और आरोप लगाया कि बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के लोगों ने गिरिनगर की कॉलोनियों में रहने वाले वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की है। दलील ये दी गई कि प्रचार खत्म होने के बाद दूसरे इलाके का कोई शख्स किसी और क्षेत्र में नहीं रह सकता। इसके बाद मामले में पुलिस की एंट्री हुई। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तस्वीर पेश की गई। आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और आरोपियों को भगा दिया। छोड़ क्यों रहे उनको? अरे गाड़ी को चेक करो क्या है गाड़ी में पीछे। कहाँ चेक कर दिया आपने? गाड़ी तो खोलो एक बार, क्या गाड़ी में पीछे। आप क्यों छोड़ रहे हो? इस वीडियो में गाड़ी के अंदर कुछ लोग हैं, बाहर भीड़ है, पुलिस वाले भी दिख रहे हैं। इस वीडियो के जवाब में एक वीडियो पुलिस सूत्रों की तरफ से भी सामने आया। गाड़ी के अंदर से वीडियो बनाया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि आपके गुंडों ने गाड़ी को घेर लिया है। ये आम आदमी पार्टी के सारे गुंडे हमारी गाड़ी रोक लिए है जबरदस्ती रात को। हाँ बना रहे थे, ये वीडियो बना रहे हैं। बनाओ। हाँ कंप्लेंट करो, करो। हाँ भाग क्यों रहा है? अरे क्यों भाग क्या रहा है? वीडियो बना। एक हाँ बना रहा हूँ। रात 11:41 पर सीएम आतिशी ने एक पोस्ट किया। दावा किया कि झुग्गी में जो लोग वोटरों को प्रभावित कर रहे थे उनमें रमेश बिधूड़ी का भतीजा शामिल है। आतिशी ने अपने पोस्ट के साथ एक तस्वीर जारी की। मनीष बिधूड़ी नाम के शख्स को रमेश बिधूड़ी का भतीजा बताया। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने पोस्ट को अपडेट करते हुए मनीष को रमेश बिधूड़ी का बेटा बताया। घंटे भर बाद बिधूड़ी ने इसका जवाब दिया, अपने दोनों बेटों का पूरा बायोडेटा पेश कर दिया और आरोप खारिज किए। खैर, कथित बेटे और भतीजे का ये पूरा सच सामने आना बाकी है। आतिशी ने मनीष के साथ ही अनुज को भी रमेश बिधूड़ी का भतीजा बताया और उसे भी विवाद में लपेटा। रमेश बिधूड़ी के कथित बेटे और भतीजे के विवाद से जुड़ी कहानी वीडियो नंबर 1 और 2 में दर्ज है। इसके अलावा भी इस मामले में 2 किरदार और हैं जिनकी कहानी वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 में कैद है। इस वीडियो में कुछ पुलिस वाले 2 युवकों को पकड़कर ले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वोटरों को धमका रहे बिधूड़ी समर्थकों की तस्वीर कैमरे में कैद की थी। पुलिस वाले का पुलिस वाले से लड़ रहा है। नहीं देखा झूठ बोल रहा पुलिस वाला मिले हुए हैं।
आतिशी आरोप लगा रही हैं कि पुलिस ने शिकायतकर्ता की ही पिटाई कर दी और मारते हुए थाने ले गई। ये तो सिक्के का एक पहलू है। अब जो दूसरा पहलू है वो दावे के मुताबिक इस वीडियो में कैद है। इस वीडियो में रोड पर गाड़ियां खड़ी हैं। दावा है कि एक पुलिस वाला मोबाइल में वीडियो बना रहा है, तभी रोड पर खड़ा एक शख्स वीडियो बनाने वाले पर हाथ छोड़ देता है। पुलिस सूत्रों के दावे के मुताबिक जिस शख्स ने थप्पड़ चलाया उसे ही पुलिस ने पकड़ रखा है। आतिशी इसी का बचाव कर रही हैं। इन चारों तस्वीर का दावों वाला तथ्य हमने आपके सामने रख दिया है। अब इस पर जो राजनीति हो रही है उसे जानते हैं। दरअसल हुआ ये कि सीएम आतिशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हो गया। इसके खिलाफ पूरी पार्टी आक्रामक हो गई। बीजेपी के साथ ही चुनाव आयोग और पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया। कालकाजी कांड की राजनीति आपको समझा देते हैं, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी आगे बढ़ना चाहती है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले गोविंदपुरी थाने की ये तस्वीर है। सुबह के 4 बजे थे जब सीएम आतिशी यहाँ पहुंची थी। सीएम ने रमेश बिधूड़ी के भतीजे के खिलाफ एक शिकायत चुनाव आयोग की टीम को दी, दूसरी शिकायत अंदर जाकर पुलिस को। लेकिन इन तस्वीरों की वजह से आतिशी ही विवादों में घिरी। गोविंदपुरी में हंगामे को लेकर आतिशी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा। उनके समर्थकों पर पुलिस वालों से बदसलूकी का मामला दर्ज हुआ। आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज होने के बाद दोपहर को सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाने पर लिया। राजीव कुमार जी, अपनी सोती हुई आत्मा को जगाइए। इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे एफआईआर कर रहा है। आज देश का लोकतंत्र राजीव कुमार जी के हाथ में है और इतिहास देख रहा है राजीव कुमार जी कि देश की राजधानी में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बड़े नेता मौजूद रहे। दिल्ली की सीएम आतिशी ने एक साथ 3 मोर्चे खोले हैं। उनके निशाने पर चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस और बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी हैं। साइलेंट पीरियड के विवाद से तीनों जुड़े हुए हैं और आतिशी ने तीनों को ही टारगेट किया है। उधर रमेश बिधूड़ी ने अलग ही दावा कर दिया, कह दिया कि यूपी की गाड़ियों में गुंडों को लेकर चल रही आतिशी ही इलाके में गुंडागर्दी कर रही है। मुख्यमंत्री हैं, आपको शोभा देता है कि उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में आप गुंडे लेकर 30-30, 40-40 आदमी चल रही हैं। हमने पुलिस को कंप्लेंट की कि भाई रात को ये यूपी की गाड़ियों में ले लेकर 40-40 आदमी चल रही है, इसका कारण क्या है? फिलहाल इस पूरे मामले की शिकायत के लिए आतिशी और केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंचे और अपना पक्ष रखा। ये तो रही कालकाजी इलाके की कहानी। आधी रात का सियासी ड्रामा दिल्ली के कई और इलाकों में भी हुआ। कहीं मुर्गा बांटने के आरोप लगे तो कहीं वोट के बदले सूट बांटने का दावा किया गया। और वोटिंग से पहले तो वोटरों को तीर्थाटन पर भेजने का भी दावा दोनों तरफ से होने लगा है। सोमवार की रात ये वीडियो आम आदमी पार्टी ने जारी किया। दावा किया कि वोटर्स को लुभाने के लिए गाड़ी में भरकर कपड़े मंगवाए गए। लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने हंगामा कर दिया तो पुलिस को जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस गाड़ी को थाने में ले गई। मामला राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र का है। गाड़ी की जब चेकिंग की गई तो उसमें से तमाम सूट निकले। गाड़ी फिलहाल जो इंद्रपुरी थाना है यहाँ पर लाई गई है और उसकी पड़ताल की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी उम्मीदवार उमंग बजाज पर आरोप लगाया। राजेंद्र नगर में साड़ी और पैसे बांटे जा रहे थे। पड़पड़गंज में यही सब कुछ हो रहा है। जंगपुरा और हमारे लोग वहाँ पे हिडन कैमरों के साथ हैं तो वो सब कवर हो रहा है, वीडियो बन रही है उसकी। कुछ इसी तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से भी लगाए गए। पटपड़गंज से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चौधरी ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर दावा किया कि इलाके में बीजेपी के समर्थक शराब और चिकन बांट रहे हैं। पटपड़गंज में बीजेपी के रविंद्र नेगी उम्मीदवार हैं। चुनाव अधिकारी को शिकायत मिली जिसके बाद जांच हुई, लेकिन शराब से लेकर चिकन बांटने के आरोप के सबूत नहीं मिले। चिकन है या मीट है वो तो अब इलेक्शन आयोग जांच के बाद बताएगा। वो पकड़ा गया जिसमें लगभग 10 से 15 किलो का पैकेट था। टीम भेजने के बाद वो तो सीज कर लिया, लेकिन ना तो इलेक्शन आयोग ना पुलिस उस घर के अंदर हिम्मत दिखा पाई, घुस पाई, जो बीजेपी का घर है, जो रवि नेगी के मित्र का घर है। अब बवाना से आई इन तस्वीरों को देखिए। रात के अंधेरे में बड़ी बस के पास लोगों की भीड़ है। कुछ लोग पुलिस वालों से उलझे हुए हैं।
काफी देर तक गर्मा गर्मी का माहौल बना रहा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया बवाना के मुस्लिम वोटर्स को पुलिस की सुरक्षा में अजमेर भेजा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जय भगवान के मुताबिक जब इन्हें सूचना मिली तो समर्थकों के साथ वहां पहुंचे, जहां इस तरह का माहौल बन गया। आपने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोटर्स को बीजेपी वाले अजमेर भेज रहे हैं। बीजेपी ने दावा कर दिया आम आदमी पार्टी वाले विरोधी वोटर्स को चुनाव के दिन कुंभ भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। इतनी मेरी जानकारी मिली है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जानबूझकर सनातन के लोगों को, जानने वाले लोगों को कुंभ भेजने की साजिश करें, ऐसा कल पूर्वी दिल्ली से हमें जानकारी मिली है। असल में वोटिंग से पहले हर किसी का अपना अपना दावा है, अपने अपने आरोप हैं। इन्हें देखना पुलिस और प्रशासन का काम है। पुलिस ने कल ही दावा किया था कि दिल्ली के चप्पे चप्पे पर उसकी नजर है। दिल्ली में वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन चुनाव है तो शब्दों की मर्यादा का मानो कोई मतलब नहीं रह गया। सवाल यह है क्या संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना जायज है? कुंभकर्ण, धृतराष्ट्र, मूक दर्शक, अविश्वासी, ये वो उपमा अलंकार है जिसका इस्तेमाल चुनाव से ठीक पहले विपक्षी नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग के लिए हुआ है। अक्सर हार के बाद विपक्षी नेता चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब नतीजों से पहले ही आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ाने का ठेका चुनाव आयोग को दे दिया है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है दिल्ली में, चुनाव इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस की साझेदारी में लड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी राशन पानी के साथ चुनाव आयोग पर दिन भर हमलावर रही। साथ मिला नई नई सहयोगी बनी समाजवादी पार्टी का। इस सीमा तक हो गई और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल धृतराष्ट्र हो गया। चाचा ने धृतराष्ट्र कहा तो भतीजे अखिलेश ने अन्याय करने वाला करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम करता है। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि आप बंदूक तान करके वोट नहीं रोका गया, वो तस्वीरें आपके पास होंगी। क्या कार्रवाई की उन अधिकारियों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने या सरकार ने? हालांकि बीजेपी विपक्ष के इन आरोपों को हार की हताशा करार दे रही है। जहाँ इनको अपनी हार दिखाई देती है चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं। पंजाब में चुनाव जीते थे तब चुनाव आयोग ठीक था, दिल्ली नगर निगम जीते तब ठीक था, लोकसभा का चुनाव जीते ये बाकी जगह वो सब ठीक था। शाम को अरविंद केजरीवाल शिकायत लेकर चुनाव आयोग भी गए थे। चुनाव आयोग ने उन्हें भरोसा दिया तो बाहर आकर थैंक यू भी कहने लगे। अभी हम चुनाव आयोग से मिलके आ रहे हैं। उनको हमने चुनाव आयोग को कई सारे ऐसे मामले बताए जिसकी वजह से जगह जगह हिंसा हो रही है। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस चुनाव में विपक्ष ने चुनाव आयोग को पहले दिन से निशाने पर लिया है। आखिरी वक्त में भी टारगेट पर वही है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, मोदी लहर में बीजेपी ने देश की हर दिशा में कमल खिलाया। लेकिन जिस दिल्ली में बीते 11 साल से प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां से देश चलता है, वो दिल्ली बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी है। इस बार इसी यक्ष प्रश्न को हल करने के लिए बीजेपी ने ट्रिपल एम फैक्टर पर काम किया है। महिला, मिडिल क्लास, मलिन बस्ती। ट्रिपल एम का ये वो चक्रव्यूह है जिसे बीजेपी आपके किले में सेंध लगाने की तैयारी में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आप के बीच जो वोटों की खाई है उसे पाटने की पूरी तैयारी है। दिल्ली चुनाव के ऐलान से कई महीने पहले ही बीजेपी इस मिशन में जुट गई थी। दिल्ली बीजेपी के सातों सांसद, दिल्ली के स्थानीय नेताओं ने कई दिनों तक झुग्गियों में रात्रि प्रवास किया, झुग्गी वासियों से रिश्ता कायम किया। खुद पीएम मोदी ने जहां झुग्गी वहां मकान का सपना साकार करते हुए 1600 से ज्यादा झुग्गी वासियों को चाबी दी। झुग्गी वोटर दिल्ली में आपके कोर वोटर माने जाते हैं। मूलभूत सुविधाओं से वंचित ये वो तबका है जो सत्ता का समीकरण बदलने का दम रखता है। दिल्ली में 750 झुग्गियां हैं। इनमें 15 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। 19 सीटों पर इनका बड़ा असर है। 2020 में झुग्गियों से आपको 61% और बीजेपी को 33% वोट मिले थे। झुग्गियों में आपको डेंट लगा तो सीधे फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 2100 रुपए प्रति महीने के जवाब में 2500 रुपए प्रति महीना।
मौजूदा योजनाओं को जारी रखने का वादा और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए अतिरिक्त यानी आप से ज्यादा सौगात। दिल्ली में आधी आबादी का आशीर्वाद पाने के लिए बीजेपी ने संकल्पों की बौछार की है। दरअसल 2020 विधानसभा चुनाव में 60% महिला वोटर ने आप को वोट किया था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 35% महिलाओं ने ही वोट किया था। फ्रीबीज के जरिए महिला वोटर आप से बंधे थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी पिटारा खोल दिया है। बजट सत्र में 12,75,000 रुपए की आमदनी पर इनकम टैक्स की छूट देकर बीजेपी ने मिडिल क्लास के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। ये पूरे देश के लिए है, लेकिन दिल्ली पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ सकता है। दिल्ली की 67% आबादी मिडिल क्लास की है, जबकि देश में मिडिल क्लास की आबादी सिर्फ 31% है। अब इन तीनों एम फैक्टर ने बीजेपी की उम्मीदों को पंख दिए, तो नतीजे दिल्ली में बीजेपी के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन होगा क्या, ये 8 फरवरी को ही मालूम चलेगा। दिल्ली भले ही केंद्र शासित प्रदेश हो, यहाँ भले ही सरकार की ताकत कम हो, लेकिन फिर भी इस चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसके नतीजों के मायने बड़े हैं। बीजेपी हो या विरोधी, दिल्ली जीत से बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश है। साथियों, 25 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने का ये सुनहरा अवसर आया है। क्या बीजेपी के 27 साल का वनवास खत्म होगा? क्या आपका किला बरकरार रहेगा? क्या कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में होगी? ओवैसी किसका बिगाड़ेंगे गेम? ये वो सवाल है जो बीते कुछ दिनों से दिल्ली की फिजा में घूम रहे हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब कल दिल्ली की जनता जनार्दन ईवीएम में कैद करने वाली है। प्रचार का शोर थम जाने के बावजूद आखिर दौर तक सबका अपने अपने दावों पर जोर रहा। कोई हारने का सवाल ही नहीं है, इनके बस की नहीं है। जनता एक तरफा वोट दे रही है आम आदमी पार्टी को, एक तरफा वोट दे रही है। 60 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, आप देख लीजिएगा। ये झूठे लोग और यही झूठ इनको हरवा रहा है, याद रखिएगा। जेल जाने की तैयार करें, केजरीवाल जेल जाने की तैयारी करें। जेल गए, बेल पर हैं, वापस जेल जाएंगे। अदालत ने हाथ बांधे हुए, पाबंदियां अभी भी लागू हैं। सीएम की शपथ नहीं लेंगे, चुनाव हार रहे नहीं दिल्ली से। दिल्ली के जिस दंगल के लिए हर कोई अपने मंगल की कामना कर रहा है, वहाँ मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां भी जोरों शोरों से दिखी। आयोग की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। ये नई दिल्ली के बूथ का वीडियो है, जहां फूलों से मतदाताओं के स्वागत की तैयारी है। सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। वहीं दूसरे मतदान केंद्रों पर भी अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। मतदान से पहले की रात सब सामान्य रहे, इसके लिए दिल्ली पुलिस भी अलग अलग इलाकों में मार्च कर रही है। दिल्ली में उम्मीदवारों के लिए यही रात अंतिम, यही रात भारी है। दिल्ली में कुल मतदाता 1,55,00,000 है, जिनमें 83,49,000 पुरुष और 71,74,000 महिला मतदाता हैं। 2,08,000 युवा वोटर पहली बार मतदान करेंगे, जो 13,003 मतदान केंद्रों पर वोट डालेंगे। 70 सीटों पर 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। दिल्ली में बीते 2 चुनाव में मुकाबला एक तरफा हुआ था। इस बार लड़ाई कांटे की बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी ने कल ही बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो वोटरों की उंगली पर एडवांस में इंक लगाने की तैयारी में है। इन्हीं आरोपों को धार देने के लिए आप सांसद संजय सिंह ने अभी एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दावा किया गया है कि गांधीनगर में बीजेपी ने बिना वोट डाले ही लोगों की उंगली पर स्याही लगा दी। हालांकि इस दावे में दम कितना है, ये जांच का विषय है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में शामिल होने कल प्रयागराज जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के संगम स्नान का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन इस मुद्दे पर भी सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस वक्त त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे होंगे, उसी वक्त दिल्ली में मतदान भी चल रहा होगा, जिसे विपक्ष संयोग नहीं बल्कि दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने वाला प्रयोग बता रहा है। साल 2019 के अर्धकुंभ की ये तस्वीरें हैं, वो भी फरवरी का ही महीना था। पीएम मोदी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। 6 साल बाद इस बार महाकुंभ का संयोग है। पीएम मोदी आस्था का स्नान करने बुधवार की सुबह प्रयागराज पहुंचेंगे।
पिछली बार की तरह ही मोदी त्रिवेणी में स्नान करेंगे, गंगा मैया की पूजा करेंगे। सीएम योगी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी महाकुंभ पहुंचे। यहाँ उन्होंने हर चीज की जानकारी खुद से ही ली, पूरा बंदोबस्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, उसी दिन दिल्ली में चुनाव होने हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी पीएम मोदी के कुंभ स्नान पर सवाल उठा रही है। अगर किसी का पहले राजनीतिक कार्यक्रम था, कोई नहीं जा पाया चुनाव की व्यस्तता की वजह से, तो बाद में चले जाएं। लेकिन अगर कोई वोटिंग वाले दिन जाता है तो निश्चित रूप से लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि क्या मोदी जी धर्म का चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या उसको एक इवेंट की तरह बना के टीवी पे उस दिन दिखना चाहते हैं वोटिंग वाले दिन? आप कह रही है कि पीएम पहले या बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन वोटिंग के दिन ही कुंभ जाना सवाल खड़े करता है। उधर कांग्रेस कह रही है कि मोदी कुंभ स्नान से दिल्ली में फायदा लेने की कोशिश भले ही कर लें, लेकिन फायदा नहीं होगा। कल जाएंगे और सुबह से ही फोटो सेशन शुरू हो जाएगा, कैमरे में सामने कोई नहीं आएगा और मैं ये कहूँगा दिल्ली में चुनाव में प्रभावित करने का प्रयास कर चुके हो, पर बड़ी देर कर दी प्रधानमंत्री जी। आपकी भाजपा की लुटिया डूब चुकी है दिल्ली में। पीएम मोदी के महाकुंभ दौरे पर भले ही सियासत हो रही है, लेकिन मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित कई बड़े नेता अभिनेता संगम जाकर डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ की शुरुआत से पहले दिसंबर में पीएम मोदी भी प्रयागराज गए थे और तब उन्होंने क्रूज में बैठकर तैयारियों का जायजा लिया था। इस बार डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। राजनीति सिर्फ पीएम मोदी के महाकुंभ में शामिल होने के समय पर ही नहीं, बल्कि संगम पर भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़े पर भी राजनीति गरमाई हुई है। संसद में आज अखिलेश यादव ने फिर से आरोप लगाया कि सरकार मरने वालों की संख्या छिपा रही है, तो सीएम योगी ने भी कह दिया कि विपक्ष ने सनातन विरोध की सुपारी ले ली है। 2 मिनट का समय महाकुंभ हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूंगा। इस मांग पर हुए हंगामे के बाद सदन में शांति हुई तो अखिलेश यादव ने सबसे पहले महाकुंभ का मैनेजमेंट सेना के हाथों में देने और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी। प्रशासन ने 30 लोगों की मौत का दावा किया था, लेकिन यह आंकड़ा सवालों के घेरे में है। सोमवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मुद्दा उठाया था। हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ में। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है? विपक्ष के इन सवालों पर जवाब देने के लिए मोर्चा खुद सीएम योगी ने संभाला। कह दिया कि कुछ लोगों ने सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी ले रखी है। इनका ये बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान। दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। यूपी सरकार ने महाकुंभ हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया है, जबकि मेले में मची भगदड़ की वजह तलाशने के लिए यूपी पुलिस अलग जांच कर रही है। साजिश के एंगल से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। कुंभ में भगदड़ और मौत के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने अपने नेता से भी एक कदम आगे बढ़कर मरने वालों और महाकुंभ से जुड़े कई हैरान करने वाले दावे कर दिए, जिसके बाद साधु संत जया बच्चन से बेहद नाराज हैं। कोई जया को सद्बुद्धि की कामना कर रहा है तो कोई कह रहा है कि जया डिप्रेशन में है। गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। साल 1988 में गंगा जमुना सरस्वती नाम की फिल्म आई थी। अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। अब महाकुंभ में जो भगदड़ मची है उसको लेकर इन्हीं अमिताभ बच्चन की सांसद पत्नी जया बच्चन के बयान पर विवाद हो रहा है। कितने करोड़ बोर में इतने करोड़ लोग वहाँ आएंगे कैसे? कुंभ में क्या हुआ है वो तो बताइए। डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। कुंभ में है
जया बच्चन के इसी बयान पर सत्ता पक्ष से लेकर साधु संत तक नाराज हैं। जया बच्चन जी से अब तक अमिताभ बच्चन जी दुखी थे, अब पूरा सनातन दुखी हो जाए वो ऐसा प्रयास कर रही हैं। पूरी भारत की संसद उनसे दुखी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं कि जया बच्चन जी को सद्बुद्धि दे। एसपी सांसद जया बच्चन ने महाकुंभ भगदड़ को लेकर आरोप लगाया है। हादसे में हजारों लोगों की मौत हो गई। भगदड़ में मरे लोगों के शव पानी में बहा दिए गए। इसके चलते प्रयागराज में पानी दूषित हो गया है और महाकुंभ में करोड़ों लोगों की भीड़ की बात झूठ है, क्योंकि एक जगह पर इतने लोग आ ही नहीं सकते। मुझे लगता है जया बच्चन को डिप्रेशन हो गया है, पहले अपना इलाज कराए। उनका कहना है डेड बॉडीज गंगा में फेंकी गई, क्या आपने देखा? बीजेपी पूछ रही है कि जया बच्चन इन आरोपों के सबूत सामने क्यों नहीं लाती। अगर बहाया होगा तो कहीं न कहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से अफवाह फैलाना ये भी कानूनी रूप में जुर्म है। पुलिस और प्रशासन के दस्तावेजों में 30 लोगों की मौत का जिक्र है, हालांकि दावा इससे कहीं ज्यादा का है। सच क्या है ये जांच का मामला है। फिलहाल राजनीति हो रही है। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। और अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ को लेकर अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और योगी को झूठ का कुलपति करार दिया। आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से जारी है। महाकुंभ को लेकर जारी सियासत के बावजूद देश विदेश से श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भूटान नरेश ने महाकुंभ में शामिल होकर संगम में डुबकी लगाई और विधि विधान से पूजा पाठ किया। इस तस्वीर को देखकर चीन को मिर्ची जरूर लग रही होगी। प्रयागराज में सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन का साक्षी बनने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल महाकुंभ में पहुंचे। महाकुंभ में स्वागत के बाद भूटान नरेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संगम पर पहुंचे और फिर गेरुआ वस्त्र पहनकर मुख्यमंत्री योगी के साथ संगम में डुबकी लगाई। स्नान के बाद भूटान नरेश ने पहले संतों और पुरोहितों की मौजूदगी में विधि विधान के साथ मां गंगा की आरती और पूजा की। कुछ नहीं मेरा तुम्हें बसा कर तेरे मूर्ति। महाकुंभ में पहुंचे भूटान नरेश पूरी तरह सनातन के रंग में सराबोर नजर आए। संगम स्नान के बाद उन्होंने अक्षय वट के दर्शन किए और फिर सीएम योगी के साथ बोट पर सवार होकर भूटान नरेश ने पक्षियों को दाना खिलाया। इसके बाद भूटान नरेश सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी के मंदिर भी गए और हनुमान जी की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूटान नरेश को महाकुंभ मेला क्षेत्र में बनाए गए डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर भी ले गए, जहां मुख्यमंत्री योगी ने भूटान नरेश को नाव की सवारी करवाकर संगम की वर्चुअल धारा में डिजिटल बोटिंग का अनुभव करवाया। महाकुंभ के मेला सेक्टर 21 में कुछ देर पहले आग लगने की खबर सामने आई। आग को बुझाने के लिए दमकल की 7 गाड़ियां लगाई गई हैं। जानकारी के मुताबिक पार्किंग स्थल पर कूड़ा डंप किया गया था, जहां पर यह आग लगी। किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है। अच्छी खबर यह है कि आग पर फिलहाल काबू पाया जा चुका है। आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। वक्फ विधेयक पर शीतकालीन सत्र से जो पारा चढ़ा हुआ था, उस पर बजट सत्र में भी हंगामा तय है। विधेयक पेश होने से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी के इस स्टैंड का बिहार में बीजेपी गठबंधन पर भी असर दिख रहा है। As a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. बजट सत्र में केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है। लोकतंत्र के इसी मंदिर में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश होना है, लेकिन AIMIM प्रमुख ओवैसी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो देश में हालात बिगड़ जाएंगे। I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country.
शीतकालीन सत्र में भी वक्फ विधेयक पेश हो चुका है, जिसे विपक्ष की मांग पर जेपीसी में भेज दिया गया था। खुद असदुद्दीन ओवैसी इस कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन अब वो दावा कर रहे हैं कि उनके सुझावों को संशोधित विधेयक में शामिल नहीं किया गया। जो फाइनल रिपोर्ट दी गई है और जो बीजेपी के एमपीज ने जो अमेंडमेंट्स दिए, जो उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने उसको पास करवा लिया, और अपोजिशन ने जो अमेंडमेंट्स दिए उसको हम लोग पास नहीं करवा सके क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी। ओवैसी ने जेपीसी पर सवाल खड़े किए तो खुद जेपीसी के चेयरमैन को कैमरे पर आना पड़ा। उन्होंने ओवैसी पर गुमराह करने के आरोप लगाए। आखिर वो देश में क्या नफरत पैदा करना चाहते हैं? आप बताइए, 482 पेज की अगर रिपोर्ट है और 221 पेज का नोट ऑफ डिसेंट है, कहीं सुना है नोट ऑफ डिसेंट 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन का होता है, इसके बाद इतने पेजेज लगे हैं और फिर भी गुमराह कर रहे हैं लोगों को। वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने से पहले ही मचे संग्राम से हंगामा मचना तय है। फिलहाल इसका असर बिहार पहुंच चुका है। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के मुस्लिम मंत्री असहज नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी के तेवर तल्ख है। किसी को ठेस न पहुंचे, किसी जाति धर्म को ये न लगे, असहाय न समझे, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले सब बराबर हैं। रिपोर्ट आएगी, इसका लोग जरूर ख्याल रखे, किसी को चोट नहीं पहुंचना चाहिए। संवैधानिक संस्था का सम्मान हर व्यक्ति करेगा जिसको संविधान में विश्वास है, और हम उम्मीद करते हैं कि संविधान में विश्वास करने वाले लोग संवैधानिक संस्था का सम्मान करेंगे और संविधान के अनुसार के निर्णय को स्वीकार करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर ओवैसी ने जिस भूचाल की चेतावनी दी है, वो बिहार में महसूस की जा रही है। बिहार में इसी साल चुनाव भी है। एनडीए में रहने के बावजूद नीतीश पर मुस्लिमों का भरोसा बरकरार रहा है, लेकिन अब वक्फ पर विरोधी सुर क्या गठबंधन की मुश्किल बढ़ाएंगे? उधर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब प्रधानमंत्री का गृह राज्य गुजरात भी उसी राह पर चल निकला है। गुजरात में यूसीसी को लेकर तैयारी तेज हो चली है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। गुजरात भी उसी दिशा में बढ़ते हुए मसौदा तैयार करने में जुटा है। 5 सदस्यों वाली कमेटी में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई को अध्यक्ष बनाया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीएल मीना, एडवोकेट आरसी कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीताबेन श्रॉफ कमेटी के सदस्य हैं। પોતાનો રિપોર્ટ 45 દિવસમાં રાજ્ય સરકારને આપશે અને રિપોર્ટના આધારે રાજ્ય સરકાર યોગ્ય નિર્ણય કરશે। सरकार के इस फैसले पर अहमदाबाद के जमालपुर से कांग्रेस विधायक इमरान खेडावाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। के अंदर मैं समझता हूं कि अगर सरकार को यूसीसी का अमल करवाना है तो उसके अंदर मुस्लिम समाज के कोई धार्मिक नेताओं को भी उसमें शामिल करना चाहिए था। साथ मुसद्दा होगा, वो पढ़ेंगे, बाद में हम डिटेल्स में लोगों को बता सकेंगे कि सरकार का इरादा क्या है, सरकार क्या करना चाहती है। 19 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में यूसीसी बड़ा मुद्दा होगा। देश से आगे बढ़ते हुए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। करीब 205 भारतीय नागरिकों को भारत के लिए निर्वासित किया गया है, जो कल विशेष विमान से अमृतसर पहुंचेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिकी सैन्य विमान के जरिए 205 भारतीय नागरिकों को टेक्सास से भारत के लिए निर्वासित किया गया है। कई दूसरे देश के नागरिकों को भी वापस उनके देश भेजा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले 18,000 भारतीय प्रवासियों की पहचान की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि अगर कोई अवैध तरीके से रह रहा है तो उसे वापस लेने के लिए पूरी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने राज्यसभा में कहा है कि जो लोग इतने दिन रहने के बाद वापस लौट रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार? पढ़े लिखे शिक्षित लड़कों को जिन्होंने हमने विदेश भेजा है, वहां से मिलिट्री प्लेन पे यूएसए में ट्रंप साहब उनको चढ़ा के सैकड़ों लोगों को वापस भिजवा दे रहे हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं। 27 जनवरी को ट्रंप और मोदी की फोन पर बातचीत हुई थी। बातचीत में ट्रंप ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया था। जनहित में अब आज की सबसे वायरल तस्वीर दिखा देते हैं। एक बाघ
अपने शिकार के लिए ऐसे जुनून से दौड़ा कि उसे झपटने के चक्कर में वो कुएं में जा गिरा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप भी देखिए। ये बाघ इतनी तेजी से अपने शिकार का पीछा कर रहा था कि किसी भी हाल में उसे झपटकर अपने शिकंजे में ले लेना चाहता था, लेकिन इस बाघ की बदकिस्मती ऐसी थी कि यह खुद शिकार करने के चक्कर में कुएं में गिर पड़ा। वैसे जिस जंगली सुअर का यह पीछा करते हुए गिरा वो भी इसी कुएं में गिर गया, लेकिन बाघ की दहाड़ सुनकर स्थानीय लोग हड़बड़ी में मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन करने आ पहुंची। रेस्क्यू टीम ने कुएं में रस्सी के सहारे खाट डालकर बाघ और सुअर को सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल दोनों ही वन्यजीव जिंदा हैं। एक और वायरल तस्वीर आई है पश्चिम बंगाल से। स्वभाव से शांत रहने वाला हाथी जब गुस्से में आता है तो बड़ी से बड़ी ताकतवर चीजों को भी हिलाकर रख देता है। कुछ ऐसा ही यहां हुआ। यहाँ हाथी आग बबूला दिखाई दे रहा है। हर हाल में जेसीबी से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर हर कोई यही सोच रहा है। दरअसल एक हाथी को खुले मैदान में मौजूद जेसीबी मशीन पर जोरदार टक्कर मारते देखा जा रहा है। मस्त मौला हाथी जख्मी है और फिर गुस्से में। जानकारी के मुताबिक वीडियो जलपाईगुड़ी का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में जेसीबी और हाथी के बीच आमने सामने की सीधी टक्कर हो रही है। वीडियो में गुस्सैल हाथी जेसीबी मशीन पर इतनी जबरदस्त टक्कर मारता है कि पूरी मशीन बुरी तरह हिल जाती है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक हाथी रिहायशी इलाके में घुस आता है। ऐसे में लोग उसे भगाने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। खबरों के मुताबिक जेसीबी चालक के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। और अब आज का जनहित मंत्र। संतुष्टि हमेशा सफलता से बेहतर होती है, क्योंकि सफलता का पैमाना दूसरे तय करते हैं, जबकि संतुष्टि खुद अपने मन मस्तिष्क से मिलती है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक के उस पार 24 घंटे 24 रिपोर्टर आप जरूर देखिएगा। देखते रहिए एबीपी न्यूज, जो आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।